अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस ब्रांड न्यू क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स को इन डिटेल। और फाइनली आज हमारा लास्ट क्रैश कोर्स है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में बढ़ूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख कर ही आएंगे और उसी सीक्वेंस और ऑर्डर में देखना जैसे वीडियो अपलोड हुआ। और कम से कम इस वीडियो से पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रीवियस 3 क्रैश कोर्स हमने अपलोड किया था वो ज़रूर देख लेना। इस क्रैश कोर्स को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को शुरू किए थे और आज हमारा जाके कहाँ खत्म हो रहा है और कौन-कौन से मेजर टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। एज़ यू कैन सी मैंने अलग-अलग स्लाइड्स ओपन करके रखे हैं। ये हमारा एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल है जो कि फाइनल टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर में। पहला टॉपिक हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर में जिसमें हमने कोर अंडरस्टैंडिंग दिया था नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ट्रांसपोर्ट लेयर, उसका ज़िम्मेदारी वगैरह क्या होता है, फंक्शंस देखा ट्रांसपोर्ट लेयर का। एज़ यू कैन सी आज हमारा इससे ऊपर डिटेल यानी इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड कंट्रोल फ्लो, ठीक है? इसके बाद हमने प्रोटोकॉल्स देखा था, इनके ऊपर डिटेल से देखा, ट्रांसमिशन टीसीपी को देखा था, यूडीपी को देखा था, स्ट्रीम कंट्रोल ये भी देखा था। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर कौन-कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी हमने देखा था। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का हमने जो बहस है वो देखा था। फिर पोर्ट मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग देखा था और कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म को बेसिक्स में देखा था और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को भी, कंडीशन कंट्रोल मैकेनिज्म को भी देखा था। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या सिक्योरिटीज़ होता है वो भी देखा था, ठीक है? सेकंड वीडियो हम लोगों ने एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन देखा था, यानी ये सब बेसिक्स था नेटवर्क लेयर के ऊपर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर कोई एडवांस लेवल पे डिज़ाइन करना चाहता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है नेटवर्क को, तो फिर वो कैसे करेगा? यानी आसान शब्दों में जब एडवांस वर्ड इस्तेमाल हो तो समझ लें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि मॉडर्न में जो भी है सब एडवांस है, कुछ भी क्लासिक या बेसिक नहीं है। तो इसमें हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करेंगे, इंप्लीमेंटेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर होता कैसे करके है। इसमें हमने देखा था कि एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। इसके बारे में देखा था कि जब एडवांस नेटवर्क डिज़ाइन आप करते हैं तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सब हमने डिटेल में देखा था। फिर हमने देखा था एडवांस नेटवर्क जब बनाएँगे तो उसमें आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, ये दोनों को कंसीडर करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने देखा था कि सेम एज़ जब आप एडवांस नेटवर्क बनाते हैं तो स्केलेबिलिटी कैसा होना चाहिए। एडवांस नेटवर्क में रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस को मद्देनज़र रखना पड़ता है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन को मद्देनज़र रखना पड़ता है, कनेक्शन मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, एस्टैब्लिश कैसे करके हो रहा है कनेक्शन, मेंटेन कैसे करके हो रहा है कनेक्शन, टर्मिनेट कैसे करके हो रहा है कनेक्शन। इसी तरीके से कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन पता होना चाहिए जब आप एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी डिज़ाइन कर रहे हो। सेम एज़ टीसीपी का विंडो मैनेजमेंट पूरा पता होना चाहिए जिसमें टीसीपी फ्लो कंट्रोल आता है, कंडीशन कंट्रोल आता है, विंडो स्लाइडिंग आता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वगैरह आता है, ठीक है? ये हमने एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में इन डिटेल पढ़ लिया था। इसके बाद जो लास्ट क्रैश कोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था व्हिच इज़ बहुत ही डिटेल वीडियो और बहुत ही बेस्ट वीडियो है एक तरफ से देखा जाए टीसीपी और यूडीपी के ऊपर, व्हिच इज़ कंपैरेटिव एनालिसिस, बल्कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव एनालिसिस, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें हम लोगों ने समझा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है और जिसमें हमने देखा था 2 मेजर प्रोटोकॉल है टीसीपी और यूडीपी। फिर हमने एक-एक करके इंपॉर्टेंस देखा था टीसीपी यूडीपी का ओवरव्यू और कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद फिर हमने यूडीपी का कैरेक्टरिस्टिक देखा, यूडीपी का कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल क्या-क्या रहता है, लिमिटेशंस देखा। फिर हमने यूडीपी का जो हेडर पैकेट है उसको एनालाइज़ किया क्योंकि कम पैकेट है तो मुख्तसर एनालाइज़ किया हम लोगों ने। फिर हमने यूज़ केस देखा यूडीपी का कहाँ होता है। फिर हमने टीसीपी को देखा कि टीसीपी क्या होता है। टीसीपी का कैरेक्टरिस्टिक देखा। फिर टीसीपी का जो हेडर पैकेट है ना इसको हमने बहुत तफ़सील से डिस्कस किया। एक-एक हेडर पैकेट को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। देन हम लोग टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट पे गए। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ केस देखे टीसीपी का और फिर आखिर में कंपैरेटिव एनालिसिस किया हमने यूडीपी वर्सेस टीसीपी का, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं तो मैं इन स्लाइड्स को बंद कर देता हूँ। एंड नाउ फाइनली हमारा आखिरी टॉपिक जो ट्रांसपोर्ट लेयर में बचता है जिसको इंशाल्लाह आज हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं व्हिच इज़ एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। और गुड न्यूज़ ये है कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको प्रीवियसली भी अच्छा फाउंडेशन आइडिया है कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म में कुछ हद तक आपको मालूम है कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको नेटवर्क लेयर में भी पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले और डेटा लिंक लेयर में भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम था। और इवन ये जो सिस्टम जो है ना कहीं ये दोनों ही हेल्प करते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर कंट्रोल मैकेनिज्म करने में। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो 50 से 60% आपको ये समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, और कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएगा तो वो ऑफ कोर्स मैं समझाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। वैसे तो आपको पता है बट देखते हैं क्या है। इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग सिर्फ इस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे ना
कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी हो जाए बस। हालांकि रिलायबिलिटी एफिशिएंसी में बाकी चीजें भी आती है, लेकिन एरर कंट्रोल एक बहुत बड़ा मैटर है रिलायबिलिटी का जब बात किया जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर एम्प्लॉयज टू फंडामेंटल मैकेनिज्म, दो ही फंडामेंटल मैकेनिज्म वो डालता है रिलायबिलिटी बनाने के लिए, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। अब यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताऊं तो एरर कंट्रोल जो है ना, एरर कंट्रोल ये रिफर करता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को, और जो फ्लो कंट्रोल है ना, ये रिफर करता है एफिशिएंसी ऑफ डेटा को। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अब क्या क्या चीज आप सीख लेंगे जब आप इस पूरे क्रैश कोर्स को कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डेटा इंटीग्रिटी, इफेक्टिव एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म कैसे करके होता है, मेंटेन कैसे करते हैं इफेक्टिवली डेटा ट्रांसमिशन को, और रेगुलेट फ्लो पैकेट कैसे करवाते हैं, प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो कैसे होता है, यानी बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, उससे बच कैसे सकते हैं, एंड डेटा लॉस्ट विथ रॉबस्ट कंट्रोल फ्लो मैकेनिक्स टेक्निक्स। इस तरीके से इंप्लीमेंट रिलायबल रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजीज टू हैंडल लॉस्ट और करप्ट पैकेट। जो पैकेट यानी जो पैकेज या पैकेट करप्ट हो गया या लॉस्ट हो गया या खो गया, उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से रीट्रांसमिट करना जरूरी है ताकि रिलायबल तरीके से वो दूसरी जगह पर पहुंच जाए। इसी तरीके से ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस बाय डायनामिकली एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन रेट, ये भी हम लोग समझेंगे। यूटिलाइज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल टू मैनेज अनएक्नॉलेजमेंट पैकेट ट्रांसमिशन, एम्प्लॉय एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू कंफर्म सक्सेस विद रिसीवर, यानी आपको पता है जब भी रिसिप्ट आता है तो मैं उसको रिसिपेंट की जगह रिसीवर बोलता हूँ। इट्स लुक्स मोर नेटवर्किंग वाला सब्जेक्ट में, क्योंकि नेटवर्किंग में मोस्ट ऑफ द टाइम होस्ट डेस्टिनेशन, पोर्ट डेस्टिनेशन, सेंडर रिसीवर ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर करता हूँ सेंडर रिसीवर कहना, बट अगर आप चाहे तो रिसिप्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनहांस कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी बाय एड्रेसिंग नेटवर्क कंजेशन एंड इंटरफेस। अब यही पढ़ते वक्त आपको बहुत सारा टॉपिक लगता होगा कि मुझे पता है ये, तो आइए उसी को समझते हैं। जो नहीं पता वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनल अपना ये क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो अगेन मैं वही बताऊंगा कि अगर आपका ध्यान कहीं और है, मोबाइल चलाते हुए देख रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, चाय कॉफी जो भी पास में हो बस लेके बैठ जाइए। कोशिश करूंगा मैं कि छोटा सा छोटा ये क्रैश कोर्स रखूं और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करूं, फालतू की बातों को मैं हटा दूं एडिटिंग में। ठीक हो गया, तो ये शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को मैनेज करने का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, स्क्रैचली, मुझे नहीं पता कुछ भी, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे रिलायबल करेंगे, कैसे एफिशिएंट करेंगे, तो वो समझना जरूरी है। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल प्लेज अ pivotal role in ensuring reliable and efficient communication between device over a network. Two key mechanism integral to this layer are error connection, error control and flow control. आपको पता है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल दोनों में ही स्टैंड अलोन एक लेयर होता है जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप डेटा ट्रांसफर करने का बात करते हैं अलग अलग डिवाइस में रिलायबल तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। तो रिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफर करने के लिए एरर करेक्शन मैकेनिज्म ये इंटीग्रेट करता है इसी लेयर पे, और एफिशिएंसी या एफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए ये फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म डालता है। ठीक है, तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, अगर कुछ शॉर्ट में यानी एकदम समराइज्ड वर्जन में समझना चाहे तो फोकस्ड ऑन डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो उस वक्त एरर को ढूंढना, किसी भी किस्म का एरर हो उसको ढूंढना और उसको करेक्ट भी करना, ये दोनों एक साथ काम होगा। ठीक है, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा रिसीवर, और इस बात का खास ध्यान रखना कि जो डेटा रिसीवर ने मंगाया उसको पूरा पूरी मिल जाए। ठीक है, तो ये एकदम जामे तौर पे, जामे का मतलब ब्रीफली कॉन्साइज वे में, एकदम समराइज वे में आप बता रहे, तो ये होता है सिंपल सा पूरा का पूरा काम एरर कंट्रोल का। और पूरा क्रैश कोर्स हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे जब हम लोग गुफ्तगू करेंगे एरर कंट्रोल से रिलेटेड। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें, एल्गोरिथम्स वगैरह भी आएगा, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा बड़ा मैकेनिज्म है या की मैकेनिज्म है कंट्रोल फ्लो। इसको भी अगर ऐसे शॉर्ट में समझे, मैनेजेस द रेट डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर टू प्रिवेंट नेटवर्क कंजेशन एंड डेटा लॉस। इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है कि सेंडर और रिसीवर जब एक दूसरे को कुछ भेजेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ रेट होगा, यानी दोनों का अपना अपना बैंडविड्थ होगा। जरूरी नहीं कि बैंडविड्थ सेम हो। प्रीवियस वीडियोस आपने देखा तो आपको मालूम है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और बैंडविड्थ से मुराद क्या है यहाँ पर। तो उस चीज को वो रेट बैलेंस करेगा। मैं भेज रहा हूँ 10 Mbps स्पीड में, सामने वाला रिसीव कर रहा है 5 Mbps में, तो जाहिर सी बात है जितना फास्ट मैं भेज रहा हूँ उतना फास्ट वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो बफर ओवरफ्लो हो सकता है या पैकेट लॉस हो सकता है। तो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म ये चीज को ध्यान रखता है कि भाई अगर रिसीवर के पास 5 Mbps ही क्षमता, लिमिट, कैपेसिटी है रिसीव करने का, तो सेंडर को भी बोला जाए कि भाई तुम 5 से ही भेजो, भले तुम्हारे अंदर थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी क्यों ना हो। ठीक है, ताकि डेटा लॉस ना हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल फ्लो करेंगे तो ही एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगा, और एफिशिएंट कम्युनिकेशन कहते ही उसको है कि जहां पर डेटा इंटीग्रिटी भी हो और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। टुगेदर दीज मैकेनिज्म एनहांस द रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी बताया, व्हिच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेशन एंड सर्विस। और ये बहुत जरूरी होता है वेरियस एप्लीकेशंस जो आपके कंप्यूटर या फोन में चलते हैं उसके लिए, और सर्विसेज के लिए भी।
अब हम लोग एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को एज यू कैन सी यहाँ पर एकदम तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म को। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप प्रीवियस पूरा सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ पे अगर मुझे लगेगा कि और डिटेल का ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स मैं वो टॉपिक स्किप नहीं करने वाला। एरर कंट्रोल से रिलेटेड मैं आपको जाके इंटरनेट पे कहीं से भी वो पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, वो कंप्लीट जरूर होगा, ठीक है। हालांकि मेरी कोशिश तो रहती है सब कुछ यहाँ रख दूं, ठीक है, बट पढ़ाते वक्त बहुत सारा चीज़ दिमाग में आता है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म आर एसेंशियल इन ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है भाई? ये रहेगा नहीं तो रिलायबिलिटी मिलेगा ही नहीं, और ट्रांसपोर्ट लेयर का और नेटवर्क लेयर का तो मेन मकसद ही रिलायबिलिटी देना है, ठीक है, टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। दीज मैकेनिज्म डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर दैट मे occur ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज सिग्नल डिग्रेशन, इंटरफेरेंस, नेटवर्क कंडीशन। अब ये जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है ना, इसका काम है एरर को डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करना। और अब एरर जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है। सिग्नल डाउनग्रेड हो गया, डिग्रेशन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो गया, यानी एक दूसरा नेटवर्क में इंटरफेयर करिए, इंटरफेरेंस होता है ना कि एक नेटवर्क अपना चल रहा है, दूसरा अपना चल रहा है, फॉर सम रीजन वो कोलिजन हो गया या इंटरफेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ। या फिर नेटवर्क कंडीशन, नेटवर्क में बहुत ट्रैफिक है, नेटवर्क का सर्वर डाउन है, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा है, तो ये सब के रीजन से एरर आता है। तो ये सब चीज को वो सॉल्व करता है, बल्कि सिर्फ सॉल्व पहले डिटेक्ट करेगा फिर सॉल्व करेगा। तो अब ये जो काम करेगा ना, डिटेक्ट और सॉल्व, इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की टेक्निक्स कौन कौन सा वो इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और आगे स्लाइड्स में हम लोग यही को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समझ में आया तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा कंट्रोल फ्लो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है चेकसम। अब इससे प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने टीसीपी का हेडर पढ़ा था ना, चेकसम को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी जो चेकसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शायद आपको 70-80% ऑलरेडी नॉलेज हो। तो ये बेनिफिट होता है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग का, आपको हर बार नया टॉपिक नहीं मिलता है, आपको ईजी लगता है पढ़ाई। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट बेस्ड ऑन डेटा बीइंग सेंड टू डिटेक्ट एरर। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भेजा जाता है कैलकुलेट करने के लिए बेस्ड ऑन डेटा, ताकि वो एरर डिटेक्ट कर सके। अब इस लाइन से एक बंदे को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि चेकसम कैसे काम करता है, अनटिल अनलेस कि आपने प्रीवियस वीडियोस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि यहाँ से सेंडर एक्स्ट्रा बिट सेंड करता है, रिसीवर एक्सेप्ट करता है, उस बिट को वेरीफाई करता है। समझ में आ रहा है? तो खैर हम लोग यहाँ पर वैसे भी एक बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पहला की टेक्निक होता है, ठीक है, एरर कंट्रोल करने के लिए। दूसरा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी, इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड टू डिटेक्ट चेंज टू रॉ डेटा। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो मेजरली पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करता है, कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो रॉ डेटा में जो चेंजेस है उसको पकड़ता है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या होता है? कंफर्म सक्सेसफुल रिसेप्शन ऑफ पैकेट्स, यानी रिसीवर कंफर्म करेगा कि भाई मुझे पैकेट मिल गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, NACK, ये भी आपको पता है कि इंक्लूड पैकेट लॉस एंड करप्शन। ये तब भेजता है जब उसको प्रॉपर तरीके से पैकेट नहीं मिला, फॉर सम रीजन उसको पैकेट ठीक नहीं मिला, डबल मिल गया, ऑर्डर गलत है या कुछ भी। याद रखिए जब हम बोलेंगे ऑर्डर गलत है तो इसका मुराद TCP ही होगा, नॉट UDP, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है दोनों। इसके बाद आता है रीट्रांसमिशन स्ट्रैटेजीज, जिसमें रीसेंट लॉस्ट और करप्ट पैकेट। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो लॉस्ट या करप्ट पैकेट होते हैं उसको रीट्रांसमिट किस स्ट्रैटेजी से किया जाता है। बहुत सिंपल ये 5 है, या एटलीस्ट चलिए सिंपल तो नहीं, मैं बोलूंगा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको सिंपल ही लगेगा क्योंकि प्रीवियसली आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दिस टेक्निक इंश्योर द एरर introduced during transmission are identified and addressed before the data is processed further, maintaining the integrity of network communication। याद रखिए एक पॉइंट, हालांकि आपको पता ही होगा ये, लेकिन फिर भी मैं जस्ट पॉइंट आउट करता हूँ, मे भी किसी के जहन से निकला हो कि ये जो टेक्निक है और ये जो कंट्रोल फ्लो का मैकेनिज्म है ना, ये ऑन द गो होता है। व्हाट डू आई मीन ऑन द गो? मतलब सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर के रिसीव होने से पहले ये चेक होता है, और अगर कोई गड़बड़ है तो वहीं बीच में हवा में ये सब कुछ सॉल्व करके रिसीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत सिंपल समझ में भी आता है, बट स्टिल मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा होता है। सेंड करने के बाद से रिसीव करने से पहले पहले तक ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, ये और कंट्रोल फ्लो दोनों। अब आते हैं चेकसम पे कि भाई चेकसम क्या होता है। चेकसम्स आर सिंपली येट इफेक्टिव मेथड टू डिटेक्ट एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। अब चेकसम्स जो होता है ना, वो सिंपली होता है, सिंपल मेथड्स होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव मेथड होता है कि आप एरर्स को डेटा ट्रांसमिशन में ढूंढ सके। अब देखिए जो डेफिनेशन है उससे ये समझ में आ रहा है कि चेकसम का काम ही ये होता है, यानी डेफिनेशन डिफाइन जो किया है ना उसी से आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई चेकसम का एक मेथड होता है जिससे आप एरर ढूंढते हैं डेटा ट्रांसमिशन में। इसीलिए आप देखते होंगे कि डेटा लिंक लेयर में भी चेकसम पढ़ा हमने नेटवर्क लेयर में भी पढ़ा, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर लेयर में कुछ ना कुछ एतबार से एरर डिटेक्शन होता है जो उस लेयर के लिए स्पेसिफिक होता है। तो एक लेयर में भी अगर आप चेकसम का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो लगभग मेजर कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है, बस एल्गोरिथम्स और टेक्निक बदलता रहता है, ठीक है। तो वही बात है कि फाउंडेशन अगर सॉलिड है तो आगे आपको बहुत ईजी लगेगा। दे इन्वॉल्व सेंडिंग कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन डेटा पैकेट यूजिंग स्पेसिफिक एल्गोरिथम। अब
यहाँ पर क्या है कि दे इन्वॉल्व सेंडिंग कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी वो सेंड करते हैं, यानी यहाँ पर सेंडर का बात हो रहा है, याद रखिए सेंडर सेंड करता है चेकसम को इस्तेमाल करते हुए, सेंडर सेंड करता है कंप्यूटिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ कंप्यूट करके, कंप्यूट का मतलब कुछ ऑपरेशन करके बेस्ड ऑन डेटा पैकेट, जो कि डेटा पैकेट के ऊपर बेस्ड होगा टोटली, यूजिंग अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम, अलग अलग एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके कुछ नंबर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वो डेटा पैकेट में भेज देता है, और रिसीवर के पास वही चीज जाके चेक करता है, रिकैलकुलेट करता है, जिससे वो वेरीफाई करता है कि भाई ये वैल्यू ठीक है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज है, देखिए सेंडर कैलकुलेट चेकसम, सेंडर ने कैलकुलेट किया चेकसम, कैलकुलेट से मुराद है कोई भी नंबर, एक रैंडम आप लेके चलिए फिलहाल के लिए, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि कैलकुलेट करेगा। अब चेकसम अपेंडेड टू पैकेट, यानी आप ये समझ लीजिए ना आसान शब्दों में कि सेंडर ने चेकसम की मदद से एक एल्गोरिदम इस्तेमाल किया और कुछ नंबर जनरेट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर नंबर जनरेट हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरा में क्या किया उसने, चेकसम को अपेंड कर दिया, यानी जो डेटा पैकेट है ना उसमें एल्गोरिदम को ऐड कर दिया, जो एल्गोरिदम हमने जनरेट किया था फर्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिसीवर उसको रिकैलकुलेट करता है, ऑफ कोर्स वही एल्गोरिदम इस्तेमाल करके, नो डाउट, तो वही एल्गोरिदम इस्तेमाल करके उसको रिकैलकुलेट करेगा, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं इनकोड कर दिया और ये डिकोड करेगा। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए इसने एक चीज लिख के इनकोड किया था और डिकोड करने पर भी अगर सेम चीज मिला तो ऑफ कोर्स मतलब डेटा ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ मिला मतलब डेटा में गड़बड़ है। ठीक हो गया, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज रिकैलकुलेट समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो बेसिकली कुछ भी रिकैलकुलेट नहीं करता है, एल्गोरिथम्स होता है एक जिससे मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर भी आके सेम कैलकुलेशन होता है। बस अगर सेम कैलकुलेशन का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि डेटा पैकेट ठीक है, और अगर आंसर में कुछ भी चेंजेस हुआ मतलब डेटा पैकेट ठीक नहीं है, इतना ही सिंपल है। तो इसके बाद रिसीवर क्या करेगा, वैल्यू को कंपेयर करेगा, यानी रिकैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ना उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, किससे कंपेयर करेगा, पैकेट में जो डेटा है उससे कंपेयर करेगा। इसका एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये जो वैल्यू, ये जो सिनेरियोस है ना, ये मोस्टली सिक्योरिटी में डाला जाता है, और ये कोई बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं होता, बेसिक लेवल होता है, इसीलिए आपने देखा था यूडीपी में भी चेकसम यूज होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करना, लो कंप्यूटेशनल ओवरहेड, कंप्यूटेशनल बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होता, कोई हेवी कंप्यूटेशनल नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। वाइडली यूज्ड इन नेटवर्क प्रोटोकॉल, आमतौर पे नेटवर्क प्रोटोकॉल में ये वाइडली इस्तेमाल होते हैं। इफेक्टिव फॉर कॉमन ट्रांसमिशन एरर, जो कॉमन ट्रांसमिशन एरर होता है ना उसको ये सॉल्व कर लेता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है इसका, नॉट फुल प्रूफ, ऐसा नहीं है कि 100% हर किस्म का एरर को ये सॉल्व करके आपको भेजेगा, यानी 100% रिलायबल नहीं है, 95% 96% ऐसा है। कैन मिस सर्टेन एरर टाइप, कुछ एरर टाइप है जो ये मिस कर देता है, यानी इसका एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि भाई ये एरर भी हो सकता है। ठीक है, ऑफ्टन यूज्ड विद अदर टेक्निक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डे में यही होता है आमतौर पे, यानी कुछ वक्त ऐसा होता है कि यही चेकसम को दूसरे दूसरे टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैन नॉट करेक्ट एरर, ओनली डिटेक्ट देम, और ये एरर को करेक्ट नहीं करता, सिर्फ डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए यूडीपी में रिट्रांसमिशन का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, वाइल चेकसम आर इफेक्टिव, हालांकि चेकसम इफेक्टिव है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, बट वो फुल प्रूफ नहीं है, ओकेजनली वो मिस भी कर सकता है कुछ किस्म का एरर को, स्पेशली उन केसेस में जहां पर रिजल्ट मल्टीपल हो, जहां पर कंपेंसेटिंग चेंज इन डेटा, जहां पर डेटा थोड़ा सफर करे, डेटा में चेंजेस हो, मतलब डेटा थोड़ा फ्लक्चुएट हो। ठीक है, तो चेकसम इतना सिंपल होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा, क्या दूसरा, यानी एक्नॉलेजमेंट देखते हैं। अब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी मालूम है कैसे काम करता है, तो ये एक काइंड ऑफ रिवीजन ही होगा सिर्फ आपके लिए। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म आर कॉर्नरस्टोन ऑफ एरर कंट्रोल इन ट्रांसपोर्ट लेयर, प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। आपको ऑलरेडी पता है इसका डेफिनेशन, अब मैं क्या समझाऊं आपको, इतनी बार मैंने डिस्कस कर दिया इसको। हाउ एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म वर्क, कैसे काम करता है, सेंडर सेंड करता है डेटा को रिसीवर की तरफ, यानी ट्रांसमिट करता है, रिसीवर सक्सेसफुली उसको रिसीव करता है और डेटा पैकेट को प्रोसेस करता है, यानी खोलता है, आप समझ लीजिए। रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट, जब रिसीवर को पैकेट मिल जाता है, यानी खोल के देखता है हाँ भाई सब कुछ ठीक है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा मैसेज सेंडर को कि जो आपने भेजा था मैंने चेक कर लिया वो ठीक है। फिर सेंडर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई ठीक है, तुमने जो देखा था और तुमको पैकेट मिल गया, ये हमको समझ में आ चुका है, मैंने पढ़ लिया ये मैसेज और अब मैं नेक्स्ट भेजूंगा, यानी उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। इफ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ विद इन अ टाइम आउट, एक टाइम आउट ड्यूरेशन होता है, तो रीट्रांसमिट कर दिया जाएगा वो वाला बंच ऑफ पैकेट जो किया गया था, यानी हर बंच ऑफ पैकेट सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जो कि ऑटोमेटिक सेट रहता है। वो टाइम में नहीं आया तो रीट्रांसमिट करेगा, ये अज्यूम करते हुए कि पैकेट लॉस हो गया या फिर पैकेट करप्ट हो गया। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म आर इंटीग्रल टू अ वेरियस एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल such as automatic repeat request ARQ, including stop and wait ARQ, go and back ARQ and selective ARQ। ठीक है, यानी एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म जो है ना, ये वाला मैकेनिज्म जो है ना, ये बहुत से वेरियस एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल में डाले गए हैं, इंक्लूड और इंटीग्रल करे गए हैं, यानी इंटीग्रल करे गए का मतलब बोल सकते हैं ऐड करे गए हैं, कॉम्पैक्ट करे गए हैं, साथ में रखे गए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ, इसी तरीके से इंक्लूड्स स्टॉप एंड वेट ARQ, गो एंड बैक ARQ और सिलेक्टिव रिपीट ARQ। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब क्या है, तो
इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि प्रीवियस कोर्स में या प्रीवियस क्रैश कोर्स में हमने इन सब को जो नाम यहाँ पर बताया हुआ है इन डिटेल पढ़ा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर। ठीक है, तो अगेन आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस बैक करिए और इसको देखिए, और बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ शुरू से देखिए, या कम से कम ट्रांसपोर्ट लेयर जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से देखना जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म, क्या बेनिफिट्स होता है? जाहिर सी बात है, इंश्योर डेटा डिलीवरी को कंफर्म करता है, हेल्प करता है मेंटेन और कंट्रोल फ्लो में, प्रिवेंट करता है सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग रिसीवर, जाहिर सी बात है ओवरवेलमिंग नहीं करता है रिसीवर को, और प्रोवाइड बेसिस फॉर रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी, और रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी जो है ना वो इसी के ऊपर बेस करता है, क्योंकि बाद में एक्नॉलेजमेंट ना मिलने पर ही वो रिट्रांसमिट कर रहा है, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है उसके पास रिट्रांसमिट करने का। तो एक्नॉलेजमेंट भी काफी सिंपल सा टॉपिक है। रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजीज में क्या क्या इस्तेमाल होता है, यानी वही एज यू कैन सी जो हमने बताया, ये 3 तरीका इस्तेमाल होता है रीट्रांसमिशन में। ठीक है, रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी का मतलब फॉर सम रीजन अगर डेटा करप्ट हो जाए या सेंडर को मालूम चल जाए कि भाई अज्यूम कर ले सेंडर कि डेटा नहीं गया और उसको रिट्रांसमिट करना है, तो 3 तरीका होता है या 3 अलग-अलग स्ट्रेटेजीज होता है, टेक्निक होता है जिसको इस्तेमाल करके वो रिट्रांसमिट कर सकता है। तो रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजीज आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो रीट्रांसमिशन का कंपोनेंट है वो फंडामेंटल एरर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एरर हुआ है तो करेक्ट कैसे करेंगे, रिट्रांसमिट करके ही तो करेक्ट करेंगे ना। डिजाइन टू इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी अक्रॉस द नेटवर्क। एक होता है इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, एक होता है गो एंड बैक प्रोटोकॉल, एक होता है सिलेक्टिव प्रोटोकॉल। अब समझिए क्या होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अगर डिटेल में समझना है तो प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमने, ऑफ कोर्स उतना डिटेल दोबारा तो नहीं कर सकते ना। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिट वन पैकेट एट अ टाइम, एक पैकेट को एक बार भेजेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट। ठीक है, सिंपल बट इनएफिशिएंट फॉर हायर लेटेंसी नेटवर्क। कहीं कोई नेटवर्क में अगर हायर लेटेंसी है, जाहिर सी बात है अगर नेटवर्क का सर्वर बहुत दूर है, आप हिट कर रहे हैं दुनिया का एक कोना में नेटवर्क का, तो लेटेंसी बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो वो इनएफिशिएंट होता है। एक एक करके भाई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो लो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन बड़ा कम होता है क्योंकि एक एक करके आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, एक एक करके मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल। दूसरा जाता है गो एंड बैक प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? सेंड मल्टीपल पैकेट बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक साथ बहुत सा पैकेट भेजता है, एक्नॉलेजमेंट का इंतजार नहीं करता है, एक एक भेज के। इफ एरर डिटेक्ट, अगर मल्टीपल पैकेट जब भेजता है अगर एरर डिटेक्ट हो जाता है तो रिट्रांसमिट करता है पैकेट विद ऑल सब्सिक्वेंट। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि मैंने 5 पैकेट भेज दिया, अब एक एक भेज के वेट हो रहा था ना पहला वाला स्टॉप एंड वेट में एक्नॉलेजमेंट का, या रिसीवर कुछ बोलेगा तो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बार में 5 भेज दिया। लेकिन अगर रिसीवर ने बताया कि भाई 5 भेजा आपने उसमें से तो कुछ में एरर है, तो मैं दोबारा से वो 5 भेज दूंगा कि भाई ले अब एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मोर एफिशिएंट देन स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट से थोड़ा एफिशिएंट है क्योंकि एक बार में ज्यादा भेजा जा रहा है, लेकिन कैन लीड टू अननेसेसरी रिट्रांसमिशन। जाहिर सी बात है अगर 5 रिक्वेस्ट यानी 5 पैकेट हम भेज रहे हैं और 5 पैकेट भेजने के बाद रिसीवर के वहां से एरर आता है कि भाई मेरे को एक पैकेट नहीं मिला और वो 3rd नंबर पैकेट है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं पूरा का पूरा 5 फिर से रिट्रांसमिट करूँ तो 1 2 4 5 तो वेस्ट जा रहा है ना, डुप्लीकेट भेज रहा हूँ मैं दोबारा से, तो बैंडविड्थ का इस्तेमाल बेकार जा रहा है, लेटेंसी यानी अननेसेसरी ट्रांसमिशन हो रहा है ना, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। तो ये गो एंड बैक पुल होता है, यानी सबसे बेसिक स्टॉप एंड वेट था उसको इंप्रूव किया गया गो एंड बैक में, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट होता है। ये क्या करता है? ओनली ट्रांसमिट द स्पेसिफिक पैकेट दैट वे लॉस्ट और करप्ट बेस्ड ऑन सिलेक्टिव नॉलेज फ्रॉम द रिसीवर। दिस अप्रोच रिड्यूस अननेसेसरी डेटा ट्रांसमिशन एंड एनहांस ओवरऑल नेटवर्क एफिशिएंसी। अब ये जो काम करता है ना, सेम टू सेम सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ऐसे ही काम करता है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर रिसीवर एग्जैक्टली बता देता है कि भाई ये वाला पैकेट लॉस हुआ है, जो 5 आपने भेजा ना उसमें से 3 नंबर लॉस हुआ है, तो रिसीवर जब ये बोल के भेजेगा तो जो सेंडर है वो सिर्फ 3 नंबर पैकेट ही रिट्रांसमिट करेगा, पूरा 5 नहीं करेगा। दैट्स इट। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद बाय एम्प्लॉइंग दीज रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजीज, जैसे आप इन रीट्रांसमिशन स्ट्रेटेजीज को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन इफेक्टिवली मैनेज एरर, और ट्रांसपोर्ट लेयर देन इफेक्टिवली मैनेज करना शुरू कर देता है एरर को और इंश्योर करता है कि भाई डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो यूजर का और कम्युनिकेशन रिमेन हो रिलायबल, यानी कम्युनिकेशन रिलायबल ही चलता रहे इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एरर ट्रांसमिशन। इवन कि अगर एरर आ भी क्यों ना जाए तब भी वो खुद से फिक्स और वो सब चीज हो जाए, रिट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। 3 स्ट्रेटेजीज है, तीनों में से बेस्ट तो ये है, लेकिन ये दोनों भी जरूरी है, आपको बोलना पड़ेगा कि पहले ये था फिर डेवलप करते हुए ये आया फिर ये आया। इसके बाद आता है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म। कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर हमारा आके ये खत्म हो जाता है, यानी एरर कंट्रोल का टॉपिक खत्म हो जाता है। हालांकि एरर कंट्रोल कितना सिंपल सा था, एज यू कैन सी चेकसम। अच्छा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स को हमने यहाँ पर नहीं लिखा एज यू कैन सी, ठीक है, बट ये जो
आपका टॉपिक है ना साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी 32 भी आप बोल सकते हैं इसको। ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट हमने देख लिया। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है वो तो बहुत है ही सिंपल है। और ये यहाँ पर जो रीट्रांसमिट हो रहा है ना, ये जो रीट्रांसमिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर रिसीवर जो बोलता है ना कि भाई मुझे डेटा नहीं मिला, भेज दो, ये बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट की मदद से ही बोलता है, इसी से बोलता है, ठीक है। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि भाई कंफर्म है, मैसेज मिल चुका। तो जाहिर सी बात है वो एक्नॉलेजमेंट कैसे भेज सकता है, उसको तो एरर बोलना है ना, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जैसे ही भेजेगा तो वो पांचों का पांच दोबारा भेज देगा, जबकि यहाँ पर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का साथ नाम बता देगा कि भाई यही वाला का प्रॉब्लम है, तो सेंडर सिर्फ वही भेज देगा, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म पे, जो सेकंड की मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट लेयर का। Control flow mechanisms are essential in transport layer to ensure efficient and reliable data transmission between sender and receiver. Sender और receiver के दरमियान efficient और reliable तरीके से data transmission हो सके transport layer में, इसलिए control flow mechanism essential होते हैं। These mechanism regulate the pace at which data packet are sent to prevent overwhelming the receiver to manage the network availability bandwidth effectively। यानी वही बात है, 10 का स्पीड में भेज रहे हैं, 5 के स्पीड में रिसीव कर रहा है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। लेकिन इसके अंदर तीन चीज आता है, यानी ये जो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है ना पूरा, इसमें कंट्रोल फ्लो का तीन टेक्निक आता है। एक होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एक होता है क्रेडिट बेस्ड फ्लो प्रोटोकॉल, एक होता है रेट बेस्ड फ्लो प्रोटोकॉल। इसमें इन तीनों में से स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी हमने काफी डिटेल से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, क्रेडिट बेस्ड प्रोटोकॉल हम लोगों ने अब तक नहीं छुआ, ये टॉपिक न्यू है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी जरूरत पड़ेगा डिटेल पढ़ाऊंगा। और रेट बेस्ड प्रोटोकॉल भी शायद हमने नहीं पढ़ा अब तक, तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ेंगे। लेकिन पहले ब्रीफली समझते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। अलाउ सेंडर टू सेंड मल्टीपल पैकेट बिफोर नीडिंग एक्नॉलेजमेंट, यानी ये वही वाला चीज नहीं लग रहा है आपको, सेंड मल्टीपल पैकेट बिफोर नीडिंग एक्नॉलेजमेंट, हाँ ये वही वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये गो एंड बैक ये अलग चीज है, लेकिन काम ऐसे ही कर रहा है, यानी ये अलग टेक्निक है जो अलग जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। क्रेडिट बेस्ड कंट्रोल फ्लो क्या होता है? रिसीवर प्रोवाइड क्रेडिट इंडिकेटिंग डेटा इज एक्सेप्टेड। इसमें क्या करता है? रिसीवर क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब आप बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट था ना, क्रेडिट कहाँ से आ गया? तो हाँ, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल से, डोंट वरी। रेट बेस्ड कंट्रोल फ्लो क्या होता है? सेट प्री डिफाइंड ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन। इसमें क्या होता है ना कि नेटवर्क कंडीशन के बेसिस पर ही दोनों तरफ, सेंडर हो रिसीवर हो, एक रेट सेट कर दिया जाता है कि ट्रांसफर इतना ही रेट में होगा, और जाहिर सी बात है वो जो सेट किया जाता है वो दोनों नेटवर्क को कंपैटिबल देखने के बाद ही किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज समझेंगे। दिस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म प्लेज अ पिवट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी and efficiency of data transmission in the network, ensuring that data flows smoothly without causing congestion or data loss, ठीक है। तो ये कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इससे मेंटेन किया जाता है, स्टेबल किया जाता है, एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में, और ये ध्यान रखता है कि डेटा फ्लो स्मूथ होता रहे विदाउट एनी भीड़ भाड़ या लॉस या डेटा भटक जाने के, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर फंडामेंटल कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म इन ट्रांसपोर्ट लेयर डिजाइन्ड टू मैनेज द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन रिसीवर एंड सेंडर। अब यहाँ से ये तीन चीज जब मैं समझाऊंगा ना आपको, बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों ओवरलैप करता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यार इसमें इस पे डिफरेंस क्या है, ठीक है। इवन जरूरत पड़ेगा तो हम डिफरेंस भी समझाएंगे, डोंट वरी। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है ना, वो फंडामेंटल प्रोटोकॉल होता है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म करने के लिए, ये बुनियादी प्रोटोकॉल है, बाकी सब इस पे बेस्ड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो कि डिजाइन हुआ है इसलिए कि मैनेज कर सके रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर सेंडर के दरमियान, उसको कोई एक पर्टिकुलर रेट दे दे कि इतना ही में आपको रिसीवर सेंड करना है। हाउ स्लाइडिंग विंडो वर्क? स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है? द विंडो रिफर्स टू अ रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर दैट द सेंडर इज अलाउड टू ट्रांसमिट बिफोर नीडिंग टू एक्नॉलेजमेंट। यानी स्लाइडिंग विंडो, विंडो का मतलब क्या है? विंडो रिफर करता है रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर, एक रेंज है सीक्वेंस नंबर का, उस रेंज तक सेंडर को अलाउ किया जाता है कि आप डेटा को भेज सकते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट। यानी इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए ना, कि बल्कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा चार्ट बना के रखा है, जिसको देख के आपको मजा सा आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर से हम लोग पहले इसको देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आ जाता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको जूम करके इसको समझा सकूं, ठीक है। आई होप आपको दिखता होगा, क्योंकि बहुत से लोग फोन में भी इसको देखते हैं मेरा वीडियोस को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्लाइडिंग, और एक काम और भी कि मैं करना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई मेरे को ऐसे दिखाओ, यस दिस लुक्स परफेक्ट, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल काम कैसे करता है? वैसे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ चार्ट की तरफ लेके आऊंगा, आपको इजीली और भी समझ में आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का ये भी हमने बता दिया कि ये बेसिकली रिसीवर और विंडो के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए बेसिकली नीड करता है। बल्कि मैं अभी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक्नॉलेजमेंट
क्या होता है ना, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है 1 2 3, विंडो स्लाइडिंग फॉरवर्ड व्हेन एक्नॉलेजमेंट अराइव, ठीक है। ये यहाँ से डेटा पैकेट सेंड किया, विंडो सेंड बट नॉट एक्नॉलेजमेंट 3 4 5, और ये यहाँ से बेसिकली भेजा अराइव हुआ, नॉट येट सेंड। क्या मतलब है इसका, देखिए ये है रिसीवर, मान के चलिए ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये रिसीवर है यहाँ पर, और ये जो है ना ये विंडो है, ठीक है, ये विंडोज है, और ये तो जाहिर सी बात है आपको ऑलरेडी पता है ये सेंडर है, ठीक है, ये सेंडर है ना। अब देखिए सेंडर जब सेंड करता है ना, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, विंडो रिफर्स टू अ रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर दैट द सेंडर इज अलाउड टू ट्रांसमिट बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। यानी आप ऐसे मान के चलिए ना कि यहाँ पर एक बक्सा है, यहाँ पर एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स को एक लिमिट सेट किया गया है कि भाई 5 तक ही आप यहाँ पर देंगे, उसके बाद बॉक्स भर जाएगा, 5 के बाद आप नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि बॉक्स भर जाएगा। अब ये क्या करेगा ना, सेंडर क्या करेगा, 1 से लेके 2 पैकेट भेजा, 3 भेजा, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितना सेट है, 5 तक है, वो और भी भेज देगा, और इनके दरमियान कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो चलेगा। लेकिन जैसे ये विंडो भर जाएगा, अब ये नहीं भेजेगा, अब ये एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा, क्यों, ताकि रिसीवर इस विंडो से आराम से एक एक करके, दो दो करके, या अपने हिसाब से रिसीव कर सके, ठीक है। और यहाँ 5 कहां से आ गया, ठीक है, रिसीव कर सके, और जैसे ये पूरा रिसीव कर लेगा, देन आगे हमने लिखा है यहाँ पर द विंडो रिसाइज कैन डायनेमिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन रिसीवर कैपेसिटी। देखिए रिसीवर की कैपेसिटी ज्यादा है तो विंडो साइज बढ़ता रहेगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 है तो यहाँ ऐसे हो सकता है, 15 हो सकता है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर है, तो बेसिकली एक विंडो आप बोल सकते हैं एक टेम्पररी स्पेस रखा गया है, एक टेम्पररी बॉक्स बनाया गया है कि आप पहले यहाँ तक भेजे, एक्नॉलेजमेंट उसके बाद होगा, इंस्टेड ऑफ सिंगल सिंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही है, सेंड एंड एक्नॉलेजमेंट, और विंडो है सेंड बट नॉट एक्नॉलेजमेंट और नॉट येट सेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही टेक्निक से इस्तेमाल हो रहा है, ये गो एंड बैक वाला जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए गो एंड बैक में इफ एरर इज डिटेक्टेड इन द पैकेट द सेंडर मस्ट रीट्रांसमिट दैट पैकेट एंड ऑल सब्सिक्वेंट पैकेट्स, और सिलेक्टिव में क्या होता है, ओनली वही पैकेट भेजेगा जो प्रॉब्लम है। तो होता ये है ना बेसिकली कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने मान लीजिए 1 2 3 पैकेट सेंड किया एक बार में, अब अगर ये नहीं होता ना, ये मान लीजिए नहीं है, डायरेक्ट रिसीवर को जा रहा है, तो होता कुछ यूं कि 1 2 3 पैकेट मैंने सेंड किया, रिसीवर को वो मिला, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देगा, फिर हम आगे 3 4 5 भेजेंगे, राइट, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ पर विंडो साइज देने की वजह से क्या हुआ ना कि मान लीजिए रिसीवर का कैपेसिटी मेरे को नहीं मालूम, कम हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 भेजा, अब ये 1 2 3 ये विंडो में चला गया, अब रिसीवर इस विंडो से उठाएगा, और इस विंडो में जब ये गया ना, तो हम वेट नहीं करेंगे रिसीवर का कि भाई 1 2 3 भेजे हैं, रिसीवर रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट देगा, नहीं, हम आगे का 3 4 5 भी भेज देंगे, क्यों, क्योंकि विंडो का साइज एक सेट है, लेकिन जब विंडो का साइज फिल हो जाएगा तब मुझे नहीं भेजना, तब मुझे इंतजार करना है एक्नॉलेजमेंट के लिए कि भाई जो विंडो में भेजा था मैंने, वो विंडो रिसीवर ने लिया है कि नहीं वहां से, तो जैसे ही रिसीवर उस विंडो से सब ले लेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो ये डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि उसका कैपेसिटी कैसा है लेने का, और ये जो साइज है ना विंडो का, ये डायनामिकली बदल भी सकता है दोनों के, सेंडर और रिसीवर के कैपेसिटी के हिसाब से। बाय डायनामिकली एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रोबस्टनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर दोनों हाई स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो विंडो का साइज काफी बड़ा होगा, ये बहुत स्पीड में एक साथ ज्यादा डेटा भेजेगा, ये ज्यादा डेटा स्पीड में रिसीव कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गो एंड बैक प्रोटोकॉल और सिलेक्टिव प्रोटोकॉल। अब देखिए गो एंड बैक प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ गौर से देखिए ये। अब देखिए गो एंड बैक प्रोटोकॉल कैसे काम कर रही है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन का बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया ना, सेंडर ने पैकेट नंबर 0 भेजा, पैकेट नंबर 1 भेजा, पैकेट नंबर 2 भेजा, ये 3 पैकेट उसने भेज दिया, और ये तीनों रिसीवर को रिसीव हो गया। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 0 भेजा, मतलब ये कवर हो चुका। रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, इसका मतलब ये भी कवर हो गया। रिसीवर ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट 2 भेज दिया, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ कर देते हैं इसको, इसका क्या मतलब हुआ कि पैकेट नंबर 2 भी प्रॉपर तरीके से रिसीव हुआ। और अब उसने पैकेट नंबर 3 भी भेजा, लेकिन पैकेट नंबर 3 से कुछ आया नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ कुछ, तो ये लॉस मान लिया। फिर पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5, अब यहाँ पर क्या हुआ, टाइम आउट, रीट्रांसमिट 3, रीट्रांसमिट 4, रीट्रांसमिट 5, यानी ये लॉस हुआ, इसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इसका भी नहीं मिला। अब क्योंकि एक बार में वो 3 भेज रहा है, मल्टीपल भेज रहा है, तो होगा ये कि वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, उसको टाइम आउट हो गया, नहीं मिला, तो वो 3 को भी रिट्रांसमिट करेगा, 4 को करेगा, 5 को करेगा, और दोबारा ये चीज को एक्सपेक्ट करेगा, ये इसको एक्सपेक्ट करेगा, ऐसे ही हो, ठीक है। तो गो बैक एंड प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है ना। अगर आप बात करें सिलेक्टिव प्रोटोकॉल का ना, वो कैसे काम कर रहा है आप देखिए। सिलेक्टिव प्रोटोकॉल में क्या होता है, सेंडर सेंड किया, पैकेट 0, पैकेट 1, पैकेट 2, इसी तरीके से पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5, एक बार में 0 से लेके 5 तक पैकेट सेंड कर दिया। अब हुआ ये कि रिसीवर ने पैकेट 0 का एक्नॉलेजमेंट दिया कि पैकेट 0 मिल गया, पैकेट 1 मिल गया, पैकेट 2 मिल गया, पैकेट 4 मिल गया, पैकेट 5 मिल गया, पैकेट 3 मिल गया, नहीं, यहाँ पर n एक्नॉलेजमेंट होगा, पैकेट 3 में मुझे n एक्नॉलेजमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम लोग यहाँ से, ताकि इस तरीके से, ठीक है। तो वो n एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और जैसे वो n
एक्नॉलेजमेंट भेजा तो अब देखिए यहाँ से सेंडर ने इसको लॉस्ट मान लिया क्योंकि इसका एक्नॉलेजमेंट वैसे आया नहीं था। फिर उसने जब एन एक्नॉलेजमेंट भेजा तो इसने रीट्रांसमिट कर दिया पैकेट को, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन देखें तो आप देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है कंपैरिजन। गो एंड बैक में कैसा चल रहा है, रीट्रांसमिट ऑल पैकेट आफ्टर एरर, इसको भी सीधा करते हैं ये, ठीक है। गो एंड बैक को रीट्रांसमिट करेगा ऑल पैकेट आफ्टर एरर, जैसे एरर हुआ सब पैकेट करेगा। सिंपल है लेकिन लेस एफिशिएंट है। जबकि सिलेक्टिव में क्या करेगा, रीट्रांसमिट ओनली लॉस्ट पैकेट, मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी इजी था। अच्छा, क्रेडिट बेस्ड कंट्रोल फ्लो क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म विद इन ट्रांसपोर्ट लेयर दैट इंश्योर डेटा ट्रांसमिशन रिमेन एफिशिएंट एंड मैनेजेबल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये क्या ध्यान रखता है ना, क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल जो है ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, और ये ध्यान रखता है कि डेटा ट्रांसमिशन बना रहे इफेक्टिवली और मैनेजेबल हो बिटवीन सेंडर और रिसीवर के दरमियान। अब ये काम कैसे करता है, हाउ क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल वर्क्स। रिसीवर सेंड क्रेडिट टू सेंडर इंडिकेटिंग अवेलेबल बफर स्पेस, यानी यहाँ पर से एग्जांपल हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर मान लीजिए इसी एग्जांपल में, अब आप मान लीजिए कि ये जो है ना दिस इज कॉल्ड बफर स्पेस, ठीक है। अब मान लीजिए ये बफर स्पेस है, ये वाला ये बफर स्पेस है ना जिसको मेंटेन किया जा रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जिससे रिसीवर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए रिसीवर सेंड क्रेडिट टू सेंडर इंडिकेटिंग अवेलेबल बफर स्पेस। अब मान लीजिए इस बफर स्पेस का साइज 15 है लेकिन सेंडर ने अभी तक 5 सेंड किया, तो वो इंडिकेट करेगा जगह है भेज दो, जगह है भेज दो, ठीक है, इस तरीके से। देन ईच क्रेडिट कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट और अ पैकेट, और हर नंबर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक नंबर और बाइट्स ऑफ पैकेट के हिसाब से होगा। सेंडर ट्रांसमिट ओनली अप टू क्रेडिट लिमिट, और सेंडर हमेशा क्रेडिट लिमिट तक ही भेजेगा। मान लीजिए 15 भेज दिया, अब सेंडर नहीं भेजेगा क्योंकि बफर ओवरफ्लो हो जाएगा ना। रिसीवर प्रोसेस डेटा, इट सेंड डेटा अपडेट क्रेडिट। अब क्या करेगा रिसीवर, इस सब को डेटा को प्रोसेस करके ले लेगा। जब ले लेगा तो फिर उसको बोल देगा कि भाई अब वापस से 15 क्रेडिट है भेज दो, बहुत खाली खाली जगह हो गया, ठीक है। देन सेंडर एडजस्ट ट्रांसमिशन रेट बेस्ड ऑन अवेलेबल क्रेडिट, और फिर क्या करेगा, जैसे 15 बता दिया तो वो फिर से क्या करेगा, एक बार में 15 भेज देगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट उसको सेट करना है, और फिर अपडेट भी देता रहेगा, और ये वाला प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, दिस मेथड हेल्प्स टू प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो, जैसे मैंने बताया, एट रिसीवर्स एंड बाय इंश्योरिंग द सेंडर डज नॉट सेंड मोर डेटा देन रिसीवर कैन हैंडल एट गिवन टाइम। जैसे हमने पहले बताया कि बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट किया जाता है इससे कि रिसीवर के पास एक लिमिट होता है ना, एक एट अ टाइम वो इतना हैंडल कर सकता है, तो उससे ज्यादा उसको ना भेजा जाए। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडेप्टेबल टू वेरिंग नेटवर्क कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर इंसान का नेटवर्क सेम तो नहीं होता ना, वेरी कर सकता है, तो उसको ये अडॉप्ट कर लेगा। एकेडमिक डिफरेंट रिसीवर प्रोसेसिंग स्पीड, अलग अलग रिसीवर का प्रोसेसिंग स्पीड जो है ना उसके साथ ये काम करेगा। मिनिमाइज रिस्क ऑफ डेटा लॉस का रिस्क कमा देता है। इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स, और नेटवर्क रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया, क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल आपको समझ में आ गया। नाउ रेट बेस्ड कंट्रोल फ्लो क्या होता है। रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल इज अ सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर टू मैनेज द पीस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब इसका क्या मतलब, इसको समझिए। हाउ रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल वर्क, अनलाइक विंडो बेस्ड और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम दैट रिलाई ऑन फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। अब देखिए एक बार मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एज यू कैन सी स्लाइडर बेस में क्या होता है, जरा गौर से देखिए। सेंडर इज अलाउड टू ट्रांसमिट बिफोर नीडिंग टू एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, और डायनेमिकली बेस्ड ऑन रीसाइज होगा रिसीवर कैपेसिटी के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एज यू कैन सी क्रेडिट बेस में रिसीवर डेटा प्रोसेस करेगा और सेंड अपडेट करेगा। जबकि यहाँ क्या होता है ना, विंडो बेस और क्रेडिट बेस सिस्टम में रिलाई ऑन फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, जबकि रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल सेट अ प्री डिफाइंड ट्रांसमिशन रेट फॉर द सेंडर। यानी रेट बेस्ड कंट्रोल में क्या होता है ना, आप रिसीवर से बात ही नहीं करते, आप खुद से एक बेस सेंड कर देते, यानी आप खुद से वही स्पीड को खुद सेंड कर देते हैं कि इतना स्पीड में भेजना है, रिसीवर से बात नहीं करते। द रेट कैन एडजस्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन, और रेट जो है वो नेटवर्क कंडीशन के बेसिस पर एडजस्ट हो जाता है। यहाँ रिसीवर का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ठीक है, ये रिसीवर से इंटरैक्ट नहीं किया गया। इंश्योरिंग दैट सेंडर ट्रांसमिट डेटा एट द पीस दैट नेटवर्क कैन हैंडल विदाउट कॉज कंजेशन और पैकेट लॉस। अब यहाँ पर आप देखिए पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया। रेट बेस्ड कंट्रोल में क्या है ना कि पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आप नेटवर्क के हिसाब से देखते हैं, यानी ब्रॉडर सेंस में। अगर नेटवर्क जैम है आप स्लो भेजेंगे, नेटवर्क फास्ट है आप फास्ट भेजेंगे। जबकि अगर क्रेडिट बेस्ड कंट्रोल फ्लो में देखा जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रिसीवर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर नहीं। रिसीवर जितना बोलेगा उतना, ठीक है। और ये तो डिफरेंट ही चीज हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया तीनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। अच्छा, बाय कंट्रोलिंग अ डेटा ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करने की वजह से द मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो डेटा, इसके वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन किया जा सकता है। मिनिमाइजिंग डिले एंड मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट व्हिच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन हाई स्पीड नेटवर्क इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। एडवांटेज क्या है इसका, वाइडर एरिया नेटवर्क में ये काम करता है एप्लीकेशन में, यानी ये इंटरनेट में काम करता है, यानी वैन में इंटरनेट कम्युनिकेशन में काम करता है, रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग में काम करता है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर में काम करता है, ठीक है। तो तीनों ही आसान था और तीनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया क्या था बेसिकली। कंक्लूजन, इन द रियलिज्म ऑफ मॉडर्न नेटवर्किंग एरर कंट्रोल
control and flow control mechanism within the transport layer are indispensable for ensuring reliable and efficient data transmission. यानी मॉडर्न कंप्यूटर में आज रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। और आप इस चीज का भी खास ध्यान रखते हैं कि डेटा रिलायबल हो और एफिशिएंट ट्रांसमिशन भी हो। कंट्रोल फ्लो अगर एकदम मुख्तसर देखा जाए तो 5 पॉइंट यहाँ लिखा है। कंट्रोल फ्लो कैसे होता है? डिटेक्ट एंड करेक्ट ट्रांसमिशन एरर, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, यूज चेकसम एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन और इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिसीव्ड डेटा। कंट्रोल फ्लो में क्या होता है? यहाँ पर भी 5 चीज लिखी, यहाँ पर 4 चीज लिखा हुआ, यहाँ भी 4 है, सॉरी नॉट 5। मैनेज ट्रांसमिशन रेट करेगा, प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो करेगा, यूज स्लाइडिंग विंडो क्रेडिट बेस्ड या फिर रेट बेस्ड विंडो डिपेंडिंग ऑन क्या इंप्लीमेंट करना है नहीं करना, ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये 3 चीज से और ये 2 चीज से नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होता है, खास करके कंट्रोल फ्लो से। द इंटीग्रेशन ऑफ दीज एरर control and flow control mechanism is essential for a robustness of transport layer protocols such as TCP and UDP। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP UDP है ना, तो जितना कुछ पड़ा वो सब इन्हीं में अपलोड होता है, यानी इन्हीं के साथ काम करता है, ठीक है। तो इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिंपल डेटा ट्रांसफर टू कॉम्प्लेक्स रियल टाइम कम्युनिकेशन। यानी इजी से लेके हार्ड तक, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हर चीज को ये कंट्रोल करता है क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी है। एज नेटवर्क कंटिन्यू टू इवॉल्व द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैकेनिज्म विल ओनली ग्रो, नेसेसिटिंग ऑनगोइंग एडवांसमेंट एंड refinement to meet the demands of increasingly sophisticated and high demand communication environment। जैसे जैसे आपको पता है इसका नेटवर्क इवॉल्व हो रहा है, आजकल बढ़ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, तो ये सब मैकेनिज्म्स को और भी ज्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस हो रहा है अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करवाना चाहे तो। अब यहाँ पर कुछ 6 के करीब मैंने क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। काफी सिंपल है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर में प्राइमरी फंक्शन क्या है एरर कंट्रोल का? तो देखिए बहुत सिंपल है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इज in the transport layer are designed to detect and correct error that occur during transmission। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा। They ensure accuracy, data integrity of the data received by the receiver। ठीक है, ये बेसिकली काम है मुख्तसर सा। डिटेल में जाएंगे तो भाई फिर आप एरर कंट्रोल का पार्ट्स वगैरह बताना शुरू कर देंगे। हाउ डू स्लाइडिंग विंडो प्रोटेक्ट कंट्रीब्यूटेड टू एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन? इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है वो कैसे करके कंट्रीब्यूट करता है इस चीज में कि डेटा को एफिशिएंट बनाया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अलाउ द सेंडर टू ट्रांसमिट मल्टीपल पैकेट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर ईच वन। ठीक है, ईच वन नहीं, ईच वन कहाँ होता है? यहाँ इधर होता है ईच वन। कहाँ चला गया? रीट्रांसमिशन है, स्लाइडिंग विंडो और ये गो एंड इसमें होता है नहीं, एक और था ये इसमें होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इसमें होता है एक भेजा एक रुका ये वाला। ठीक है, रीट्रांसमिशन स्ट्रेटजीज में हम लोग ये पढ़ते हैं, तो स्लाइडिंग विंडो में ये नहीं होता। ठीक है, दिस हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एंड प्रिवेंट कंजेशन देयरबाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कैसे डेटा ट्रांसमिशन को एफिशिएंट बनाया जाएगा आपने बता दिया। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म इन कंट्रोल फ्लो? क्या रोल होता है? तो एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म आर यूज्ड टू एक्नॉलेज एंड सक्सेसफुल रिसीव्ड ऑफ डेटा पैकेट बाय द रिसीवर। जाहिर सी बात है, रिसीवर प्रॉपर तरीके से रिसीव कर लिया या नहीं किया, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हैं किया या नहीं किया, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल होता है आमतौर पे। ठीक है, द हेल्प इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा बाय अलाउइंग द सेंडर टू ट्रांसमिट न्यू पैकेट ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द प्रीवियस पैकेट। और ये बेसिकली जो फ्लो होता है ना भेजने और रिसीव करने का, इसको रेगुलेट करता है अच्छे तरीके से, ताकि सेंडर जब ट्रांसमिट करे न्यू पैकेट तो वो सिर्फ तभी न्यू पैकेट ट्रांसमिट करे जब रिसीवर से उसको प्रीवियस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से हाउ डज क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट ओवरफ्लो? तो किस तरीके से क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल जो है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है बफर ओवरफ्लो को। बफर ओवरफ्लो के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि वो एक्चुअली में क्या होता है, और इस वीडियो में डिस्कस किया बफर ओवरफ्लो क्या होता है। जब रिसीवर का जो रिसीव लिमिट है वो एक्सीड हो जाए और डेटा लॉस हो जाए, उसको बफर ओवरफ्लो करते हैं। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड फ्लो कंट्रोल इन्वॉल्व द रिसीवर सेंडिंग क्रेडिट टू सेंडर इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन एक्सेप्ट विदाउट रिस्किंग ओवरफ्लो। यानी वही बात है, दिस इंश्योर दैट द सेंडर डज नॉट सेंड मोर डेटा देन द रिसीवर कैन हैंडल देयरबाय प्रिवेंटिंग ओवरफ्लो। बहुत सिंपल था ये। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेट बेस्ड कंट्रोल ओवर द अदर कंट्रोल मैकेनिज्म? रेट बेस्ड कंट्रोल का क्या एडवांटेज है दूसरे मैकेनिज्म के ऊपर? तो रेट बेस्ड कंट्रोल क्या करता है? प्री डिफाइंड ट्रांसमिशन रेट को सेंड कर देता है, एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन का। ये मदद करता है मेंटेन करने में स्टडी फ्लो डेटा, मिनिमाइज करता है डिले और मैक्सिमाइज करता है थॉटपुट को, स्पेशली इन हाई स्पीड नेटवर्क। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है? हाउ डू एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क टुगेदर टू इंश्योर रिलायबल डेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल साथ में कैसे काम करते हैं? तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर in data transmission, while flow control mechanism regulate the flow of the data to prevent congestion and buffer overflow. Together they ensure reliable and efficient data transmission in transport layer। अब देखिए ये तो सिंपल सा जवाब था इसका, लेकिन इसको आप और कॉम्प्लेक्स करके अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं अच्छे से, तो आप इसको और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से पहले एरर चेक होता है, फिर किस तरीके से फ्लो होता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट कर लिया अपना ट्रांसपोर्ट लेयर को। टोटल हमारे 4 पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट लेयर कवर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3.5 से 4 घंटे के आसपास ये पूरा एक यानी इसका अगर वन शॉट भी मैं डाल दूँ तो ये पूरा का पूरा 4 घंटा का अराउंड ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। हमने इन डिटेल कवर कर लिया ट्रांसपोर्ट लेयर में, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट टू एडवांस हद तक। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए, उसमें भी एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखा जाए, उसमें भी हर सेंस में। तो अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपको ये पसंद भी आ रहा है, और अगर पसंद भी आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नया नया और भी सीरीज आएगा जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।